जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे और मस्त होगे। जैसे कि ठंडी बढ़ती ही जा रही है, शीत लहर आ चुकी है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर जो है हमारा वो शिमला बन चुका है ना। बस थोड़ी सी बर्फ़ और गिर जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ 31 जनवरी एफकेट एग्जामिनेशन की डेट भी बहुत नियर है, और मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं। एक करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज़ आएगी जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सेग्रीगेटेड मिलेंगी, आपको बहुत ईजीली उन चीज़ों को कर पाओगे। वहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है हम उस सीरीज़ में कराएंगे। अभी जो आपने पार्ट 1 देखा, उसी पार्ट 2 उसका उसी पार्ट 1 का कंटिन्यूशन है ये पार्ट 2। और आज हम जो करंट अफेयर्स नवंबर का करने जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट में क्या क्या न्यूज़ हैं चलिए देखते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही खास हो जाता है हम सभी के लिए, है ना। एक बार मेरे को बस कलर के मेरे देख लें कि क्या कलर लगे हुए हैं। बहुत प्यारे कलर लगे हुए हैं मेरी पेन में। चलिए नेक्स्ट, न्यू रामसर साइट जो है, ठीक है, वो क्या हुई है, अभी बनाई गई है। कौन सी न्यू रामसर साइट? इंडिया हैज़ एडेड गोगा बील इन काठियार डिस्ट्रिक्ट बिहार टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, ऑफिशियली बिकमिंग 94th वेटलैंड जो है वो हमारा बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका नाम गोगाबील लेक कहाँ पर? काठियार जो है कहाँ पर है? बिहार में। तो ये काठियार पूछे ना पूछे, मगर आप क्या पूछ लेगा कि जो गोगाबील है वो कहाँ पर बनी, तो वो हमारे बिहार की जो एक लेक है उसको अभी रिसेंटली जो है 94th वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बेसिकली रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में, जो कि रामसर कन्वेंशन इसको इसलिए बोला जाता है कि ये रामसर एक सिटी है। कहाँ पर है ये सिटी? ये सिटी है ईरान में, ठीक है, ईरान की एक सिटी है। यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था। और ये कन्वर्सन ये जो वो है कन्वेंशन है, ये टोटली है किसके ऊपर? वेटलैंड्स के ऊपर, उनके कंजर्वेशन के ऊपर। वेटलैंड्स कंजर्वेशन पे ये फोकस करता है। बेसिकली वेटलैंड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी इन्वायरमेंट का, हमारी इकोलॉजी का। और अगर मैं बात करूं तो है ना, वेटलैंड्स अकेले सिर्फ ये नहीं है, जो एक्सेसिव अमाउंट आता है, फ्लड वाटर आता है, इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ना मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये चीज़ें है ना ख़राब ना हो इन्वायरमेंट, हम लोग जितना डेवलप कर रहे हैं ऐसा नहीं हो कि यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं, यहाँ की जो स्पेशलिटी है, यहाँ की जो स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या हो जाएं, ख़राब हो जाएं। इसीलिए ये जो कन्वेंशन था वो आया। इसके अनुसार ये दिया भी है, रामसर कन्वेंशन 1971। गोगाबील लेक जो है एक ऑक्सबो लेक है, सिचुएटेड बिटवीन गंगा एंड महानदी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर यूपीएससी जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना पड़े तो वह यही पूछेगा कि क्या है, ऑक्सबो लेक है, ठीक है, गंगा और महानदी रिवर जो है काठिया डिस्ट्रिक्ट में जो मिलती है वहाँ पर, ये उसके बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज़ बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व विथ 94 रामसर साइट्स। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली। हम तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम विद 176, देन मैक्सिको विथ 144, ठीक है। और इसी अब हम फर्स्ट इन एशिया, क्योंकि देखो मैक्सिको कहाँ की सिटी हो गई? मैक्सिको हमारी हो गई नॉर्थ अमेरिका की सिटी। ये यूनाइटेड किंगडम कहाँ की हो गई? तो ये हमारी यूरोप की हो गई। और हम कहाँ आ गए? एशिया में। तो हम एशिया के फर्स्ट जो है, फर्स्ट इन एशिया हम बन जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आने से होता क्या है? बेसिकली इन लोगों को थोड़ा सा ना सरकार क्या करती है, और कंजर्वेशन पे ना ध्यान देने लगती है इस पूरी साइट पे। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा ज़्यादा फंड बढ़ा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देने लगती है। तो इससे क्या होता है, इनका जो संरक्षण है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, मेट्रोलॉजिकल माने क्या हो गया? ये मौसम, मौसम से रिलेटेड है। तो मौसम जो होता है ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा ब्रसल्स, बेल्जियम में। अभी अभी पढ़ा है मैंने, रिसेंटली ही पढ़ाया है अपने उसमें, कि मौसम हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपका लेबर हो गया। मौसम, स्वास्थ्य, लेबर और एक व्यापार, ये चारों संगठन एक ही जगह पे पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी चीज़ कंफर्म किया है कि 2023 से लेके 25 तक का जो ये पीरियड रहा है, ये हॉटेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड रहा है। और जो 2024 है ये सबसे वार्मेस्ट था, 2023, 24 और 25 में। अभी 25 की रिपोर्ट पूरी आई नहीं है, इसलिए 24 सबसे वार्म, उसके बाद 23 आ गया। 25 अगर 23 से ज़्यादा वार्म निकलता है तो 25 को मिल जाएगी सेकेंड पोजीशन,
ठीक है, ये ही बस इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर था। दूसरा क्या था कि अल नीनो इफेक्ट जो था, अल नीनो के कारण ये सारी चीज़ें, मतलब अल नीनो ही नहीं अकेला, और भी क्लाइमेट चेंज जो हुए हैं उनके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। अल नीनो के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है कि नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो होता है हमारे पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक में भी कहा कि जो हमारा ये पेरू वाला इलाका, यहाँ कहीं दिया है क्या ये एरिया, हाँ, ये रहा। देखो अगर आप गौर से देखोगे, ये जो हमारा ये मैप दिया हुआ है, इस इलाके पे यहाँ से अल नीनो का जो प्रभाव होता है, क्या होता है, जो करंट्स आती हैं उसके हिसाब से ये चीज़ होती है कि अल नीनो क्या आएगा और ला लीना क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार आप जाइएगा अपने उसमें ज़रूर देखिएगा। क्या ये स्लाइड विजिबल है अच्छे से? हाँ, विजिबल है। ठीक है, तो उड़ीसा में पुरी है। पुरी में क्या है, एक गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच और सोनापुर बीच, जिसको हम गंजम बीच के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या मिला है? इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कौन देता है? तो दिया जाता है डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन। अब बात समझो, ये जो डेनमार्क का ये जो है हमारा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसने दिया है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो सुपीरियर है, अलॉन्ग विद दैट वहाँ पर इको फ्रेंडली मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड अलॉन्ग विद दैट सेफ्टी और वहाँ का इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों को देके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीच कहाँ पर है हमारे? तो ये आते हैं हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और कल ही एसआई वाले बैच में सर ने ये क्वेश्चन कराया था। साइक्लोन शेनार, शेनार का मतलब होता है लायन। लायन जो है, साइक्लोन शेनार जो है, ये अभी कहाँ आया था? एक लो प्रेशर एरिया ओवर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड adjoining South Andaman Sea is likely to strengthen into a cyclone over the Bay of Bengal। कहाँ आया था? हमारे बे ऑफ बंगाल के ऊपर। अलॉन्ग विद दैट इसका जो नाम था वो शेनार दिया गया था, लायन। ठीक है, किसने दिया था? यूएई ने दिया था, बस। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। शेनार था, कहाँ आया था? तो आया था हमारे बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर क्या बन गया था? एक लो प्रेशर एरिया बन गया था, और लाइकली टू कन्वर्ट होना था उसका, जो बे ऑफ बंगाल में इसका था वो आना था, क्या बोलते हैं, साइक्लोन को। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट नाम शेनार का मतलब लायन, और ये क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब एफकेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि लायन पूछ लेगा कि लायन से रिलेटेड एक नेम से रिलेटेड एक साइक्लोन आया था, उसका नाम क्या था, या किसने ये नाम दिया था शेनार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ आया था। ये सारे क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझना है। अब एक बहुत ही भयंकर न्यूज़ फैली थी कि इथियोपिया में एक 40 साल से पुराना मतलब है ना एक वॉल्केनो था, जो है ना इरप्ट हुआ। ठीक है, सॉरी, 12,000 साल बाद ये इरप्ट हुआ। और ये क्या था? वैसे तो डॉर्मेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में हम रख सकते थे, मगर डॉर्मेंट वॉल्केनो वो होते हैं जो इरप्ट ही नहीं होते, बहुत सदियाँ बीत जाती हैं, इवन शताब्दियाँ बीत जाती हैं, तब भी नहीं इरप्ट होते। ठीक है, तो इथियोपियाज हेली गुबी वॉल्केनो इरप्टेड आफ्टर बीइंग डॉर्मेंट फॉर रफली 12,000 ईयर्स। अब डॉर्मेंट था, बताओ, इतने सालों से, और एकदम से क्या हुआ? फट गया। ठीक है, 14 किलोमीटर ऊपर तक इसके है ना एस प्लम्स गए हैं, और इसका धुआं जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि इसका जो धुआं है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इंडिकेटर्स क्या लगाए जा रहे थे, वो क्लियरली मैप में विजिबल था। इवन सैटेलाइट से इसका धुआं विजिबल था। यार आप सोचो, इतना भयंकर फटा ये, और कहाँ पर? हमारी न्यू दिल्ली की तरफ। तो जो ऑलरेडी हमारा AQI बहुत हाई था, तो ये था कि ये अगर यहाँ आ गया तो ये कितना उसको बढ़ा देगा, क्योंकि डस्ट, स्मोक, ऐसे सारी चीज़ें आएंगी इसके साथ साथ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इथियोपिया। इथियोपिया के कहाँ पर है? अगर मैं देखूँ तो इथियोपिया मेरा आता है, ये जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला के नीचे का जो पार्ट आता है उस वाले एरिया में, सॉरी, अरेबियन पेनिनसुला वाले एरिया में। ठीक है, अब इससे कनेक्टेड कौन कौन सी सीट वो हैं? तो देखो, ये साउथ सुदान, सुदान, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये सोमालिया ही है, कीनिया। इसकी बाउंड्रीज किस किस से लगती हैं? ये बहुत हो जाता है। गल्फ ऑफ एडन जो है इसके बहुत ही करीब है, गल्फ ऑफ एडन जो है इसके बहुत ही पास है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा कि यार इथियोपिया से लगे हुए देश पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो इथियोपिया की राजधानी जो है एडिस अबाबा वो पूछ लेगा, या यहाँ की करेंसी जो है उसको पूछ लेगा। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका किसी भी एग्जामिनर का। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ जाते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे क्या आया है, तो देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी प्यारी स्लाइड है। ठीक है, इजराइल हैज़ रीओपन्ड द जिक्किम क्रॉसिंग। जिक्किम क्रॉसिंग कहाँ है? तो अगर मैं इजराइल का मैप देखूँ तो ये मेरा इजराइल का मैप है, ये मेरी गाजा पट्टी है, और गाजा पट्टी में ये रहा जिक्किम क्रॉसिंग।
ठीक है, यहाँ इसको अलाउ किया गया है। क्यों किया गया? कि गाज़ा पट्टी पर बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ह्यूमन राइट्स के एकदम खिलाफ हैं या बोले तो विपरीत हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको नदन गाजा में प्रोवाइड कराने के लिए इजराइल ने इसको ओपन किया। और इसको प्रोवाइड किस किस ने कराया? तो कुछ तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से गई थी और कुछ गई थी कुछ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। अब ये ऐसे ही चली गई क्या? नहीं, सिक्योरिटी चेक किया गया किसके द्वारा? इजराइल्स लैंड क्रॉसिंग्स अथॉरिटी। पहले उन्होंने पूरा चेक किया कि क्या चीज़ जा रही है क्या चीज़ नहीं जा रही है, उसके बाद इसको अलाउ किया। फिर वो चीज़ यहाँ पर जो हमारा नदन एरिया है, यहाँ का नदन गाजा है ऊपर का एरिया, इधर पे जाके ये प्रोवाइड हुई। बहुत टाइम से चल रहा था कि यार इनको यहीं से रास्ता दो। ठीक है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, अभी आपने देखा होगा वेनेजुएला को निपटा दिया गया है। ठीक है, वेनेजुएला को निपटा दिया गया है। आखिरकार क्या कारण रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या रहा, अगर आप जानेंगे तो पाएंगे कि ऑयल। मगर अकेला ऑयल ही क्या इसके पीछे रीज़न था? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ऑयल रीज़न नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके पीछे जो था रीज़न थे। ठीक है, इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कहाँ पर किया गया? बेसिकली ये किया गया हमारे मेजर मिलिट्री और सर्विलेंस था किसके लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, नारकोटिक्स के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, मैक्सिको हो गया, थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो क्यूबा वाला इलाका हो गया, यहाँ से ना ड्रग ट्रैफिकिंग जो है बहुत ज़्यादा होती थी। कहाँ पर होती थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, जिसको वो लोग नार्को टेररिज्म या नार्को टेररिस्ट बोलते भी हैं, उसी के नेटवर्क को ख़राब वो करने के लिए। कैरिबियन सी, कैरिबियन आइलैंड्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें वेस्ट इंडीज़ भी हमारा एक पार्ट है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में आपने सुना होगा, वो कैरिबियन आइलैंड्स का ही एक पार्ट पड़ता है। ठीक है, तो कैरिबियन सी और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये चीज़ की गई। ठीक है, इट ऑल्सो एम्स टू सिक्योर यूएस बॉर्डर्स अगेंस्ट स्मगलिंग रूट, जो स्मगलिंग रूट्स हैं उनके उसको सिक्योर करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट वेनेजुएला और कौन सी? कोलंबिया। कोलंबिया पे अभी भी गाज गिर सकती है कभी भी। तो इन लोगों को क्या करने के लिए, एक तरीके से डिटरेंट बनाने के लिए कि जो आप लोग ये हमारे यहाँ जो है ना नशा पत्ता भेज रहे हैं और हमारी जो यूथ को ख़राब कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चालू किया गया। और किसने किया? तो किया किसने? ये यूएसए ने। ठीक है, आई एम सॉरी बिकॉज लिखते लिखते जल्दी जल्दी में लिख दिया, वेनेजुएला है, वेनेजुएला नहीं है। ओके, मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर इट। ओके, मालदीव्स बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, जनरेशनल बैन ऑन सिगरेट्स। मतलब कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुआ है वो क्या नहीं कर सकता? वो स्मोकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, उसका खेल खत्म। तो 1 जनवरी 2007 से पहले यदि आप पैदा हुए हैं देन यू कैन स्मोक, अदरवाइज यू कांट स्मोक इन मालदीव्स। अब ये मालदीव्स के खुद के लोगों के लिए है ना। मालदीव्स ने अपनी आगे की जनरेशन को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। कितना प्यारी इमेज है, देखिए मालदीव्स के बीच, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। चलिए, हाँ, ठीक है। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी इन 2024। ओवरटेक किसको किया है? जर्मनी को कर लिया है ओवरटेक हमने। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हाईलाइट्स इंडियाज रैपिड ग्रोथ इन रिन्यूएबल। बेसिकली हम लोग तो वैसे भी जीरो कार्बन की तरफ, हमारा नेट जीरो कार्बन का वो एम भी है, तो हम क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विंड एंड सोलर कंबाइंड रीचिंग 10% of its electricity mix, contributing to a global trend where low carbon sources surpassed 40% of total electricity generation for the first time in decades। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 40% से ज़्यादा है ना। अब अगर हम बात करें तो है ना डिकेड, मतलब अभी तक है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है लो कार्बन सोर्सेज से पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट द फाइंडिंग्स कम फ्रॉम द 6th एडिशन ऑफ एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिलीज्ड इन अप्रैल 2025 कवरिंग 2024 डाटा। देख लीजिएगा। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, समथिंग लाइक दिस बनेगा। वो तो सिर्फ एक एआई जनरेटेड इमेज है। ठीक है, आई थिंक सो। और दूसरा क्या है, तो 78,000 टन सेमी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होगा डिस्क्राइब्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट एज अ फार सी फ्लोटिंग मोबाइल आइलैंड। अब ये क्या होगा? इसका क्या है? ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी प्रोटेक्टेड रहेगा, सर्वाइव कर जाएगा। सोचो, ये लिखा हुआ है इसमें कि इट इज़ बिल्ट टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन।
आप सोचो कि है ना क्या मतलब अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। और डिज़ाइन टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म डीप सी रिसर्च, क्योंकि सी जो है, समुद्र जो है वो क्या है, भंडार है, पॉसिबिलिटीज़ का भंडार है। अभी हम यार 1% समुद्र को भी ढंग से नहीं खोज पाए, तब हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। अगर डीप सी में अगर हमने रिसर्चेस कर ली तो बात अलग हुई। इवन इंडिया इज़ गोइंग टू डू दिस, ओके। इंडिया इज गोइंग फॉर द डीप सी मिशंस, और ये जो एक्सपेक्टेड क्या है, एंटर करेगा सर्विस में 2028 तक, ठीक है। अगला क्या है, चाइनाज सैनजोउ 21 मिशन सक्सेसफुली 73 एस्ट्रोनॉट, 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। अलॉन्ग विद दैट कुछ माइस भेजे हैं। कितने माइस भेजे हैं, तो आई थिंक 4 माइस भेजे हैं, 4 लैब माइस भेजे हैं। माइस बोले तो चूहे वहाँ भेजे हैं। क्यों, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी के जो इफेक्ट्स हैं उसको स्टडी करने के लिए, स्टडिंग माइक्रो ग्रेविटीज इफेक्ट्स ऑन माइस फॉर फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अलॉन्ग विद दैट माइक्रो ग्रेविटी जो है उसके बारे में पढ़ाई के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए, उसके बारे में रिसर्च के लिए सारी चीज़ें बोली भेजी गई हैं। माइस पे आपने देखा होगा कोई भी अगर है ना वो होती है, वैक्सीन बनती है, तो वो सबसे पहले ट्रायल किस पे आता है, उसका एनिमल्स पे आता है। उसमें भी प्रेफरेबल जो होता है वो माइस ही होता है, ठीक है। यही है इसके बारे में। अलॉन्ग विद दैट अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। खाबरॉस्क क्लास सबमरीन, ठीक है। खाबरॉस्क क्लास सबमरीन जो है रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है। कहाँ है, न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमरीन खाबरॉस्क, डिज़ाइन टू कैरी द अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन। ये अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन क्या बात हो गया, अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन, जो ये AUV है, ठीक है। क्या है पोसाइडन, पोसाइडन इज AUV, पोसाइडन इज AUV, ठीक है। पोसाइडन क्या है, AUV, ठीक है। अब मेरी बात समझो, पोसाइडन जो है एक ऐसा मिसाइल है, या हम कह लें अंडर वाटर ड्रोन है, जो कि माइक्रो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम करता है। माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे है ना न्यूक्लियर माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उस पर काम करता है। इसमें वो लगे होते हैं, वही इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और उसी से चलता है। तो पोसाइडन जो है एक वेरी लॉन्ग रेंज, छोटी मोटी रेंज का नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल दिया भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेवल एंड इमेंस डिस्ट्रक्शन, इमेंस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डूम्सडे मिसाइल भी इसको बोला जाता है। डूम्सडे प्लेन देखा होगा अभी आपने, कि अभी है ना अमेरिका ने अपना डूम्सडे प्लेन निकाल दिया है, जो कि है ना क्या करेगा, न्यूक्लियर से बच सकते हैं उसमें, ये वो फलाना ढिमका, अमेरिका के टॉप लीडर्स हैं वो उसमें बच भाग भाग जाएंगे जब न्यूक्लियर फटेगा। तो ना मालूम है कि रशिया कभी भी इनको फोड़ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैनजोउ 2022, सॉरी सैनजोउ 22। बेसिकली मैं सुबह से पढ़ा के ना पागल हो चुका हूँ, तो इसीलिए ना ये जो डबल डबल निकल रही है ना, इसीलिए, ठीक है। फर्स्ट एवर इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन जो है चलाया है टू इट्स टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये किसका है, ये चाइना का है। किसने चलाया, चाइना ने। डिलीवरिंग अ सेफ रिटर्न व्हीकल एंड सप्लाईज आफ्टर टाइनी क्रैक इन द सैनजोउ 20 कैप्सूल। जो सैनजोउ 20 गया था उसके कैप्सूल में एक टाइनी क्रैक आ गया था, उसके कारण वहाँ से वापस आना उससे पॉसिबल नहीं था। तो उसी क्रू को वापस बुलाने के लिए ये जो सैनजोउ 22 मिशन है उसको चलाया है चाइना ने। ऑस्ट्रेलिया हैज़ इनेक्टेड अ वर्ल्ड फर्स्ट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर यूजर्स एज्ड अंडर 16। अगर आप अंडर 16 हैं तो आप सोशल मीडिया चला ही नहीं सकते यदि आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक या बच्चे हैं। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इट कॉजिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स टू लूज एक्सेस टू देयर अकाउंट्स। मलेशिया ऑल्सो प्लानिंग टू बैन चिल्ड्रन अंडर 16 हैविंग सोशल मीडिया अकाउंट्स बिगिनिंग इन 2026। तो दूसरा अगर कोई कंट्री बन जाएगा तो वो मलेशिया बन सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है इससे यार, क्रिएटिविटी ना बच्चों की है ना वो कम होती जा रही है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में दिमाग कम लग रहा है, अल दो रील्स वगैरह बना रहे हो, बट यार रील्स से ना एक कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, ठीक है। क्रिएटिविटी आनी चाहिए। बच्चा कुछ भी यूज़ कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, कोई इन पे है ना ये नहीं है कि है ना 18+ कंटेंट भी है तो बच्चा इजीली एक्सेस कर सकता है। बहुत इजीली हो रहा है यार, एक्स पे डला रहता है, इंस्टाग्राम पे डला रहता है, आपको बहुत इजीली। ये टिकटॉक जैसे पे आप कितना भी है ना चाहे है ना उसको फिल्टर कर दो, कुछ कर दो, मगर कहीं ना कहीं से वो अवेलेबल हो ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था करना। मालदीव्स इनॉग्रेटेड द न्यू हैनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एग्जिम बैंक जो है हमारी, ठीक है। एग्जिम का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के लाइन ऑफ क्रेडिट के कारण क्या हुआ है, ये बना है, ठीक है। कहाँ है, एग्जिम बैंक दिया है, हाँ। इंडियाज $800 मिलियन
एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट बूस्टिंग टूरिज्म को बूस्ट करेगा, कनेक्टिविटी इन नॉर्दर्न अटॉल्स, जो वहाँ के नॉर्दर्न अटॉल्स हैं। अटॉल्स क्या होते हैं? एक टाइप का कोरल फॉर्मेशन होता है जिसके आसपास क्या होता है, जो हमारा कोरल फॉर्मेशन होता है इसके बीच में क्या होता है, पानी वानी आ जाता है। तो ये अटॉल्स जो होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में, ठीक है। जो नदर्न अटॉल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब देखो इसका दूसरा अगर मैं पहलू बताऊं तो ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक महासागर इनिशिएटिव, पहला था सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर था। अब हमने उसको कर दिया है महासागर। महासागर में पहले सिक्योरिटी, सागर में क्या था कि सागर में जियोपॉलिटिक्स ऐड नहीं था, अब यहाँ पर क्या ऐड हो गया, महासागर में जियोपॉलिटिक्स भी ऐड कर दिया है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को भी ऐड कर दिया है। तो जो हाँ हमारा फायदा होगा हम उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। सो इंडियाज कमिटमेंट टू द मालदीव्स थ्रू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि हम उससे बॉर्डर साझा करते हैं, अलॉन्ग विद दैट मरीन बॉर्डर है हमारा, फर्स्ट एंड महासागर इनिशिएटिव्स, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट एंड महासागर, अच्छा, महासागर इनिशिएटिव और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जो हमने बढ़ाया है, क्योंकि मालदीव्स में थोड़ा सा हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का अराउंड 60% ट्रेड यहीं से गुजर रहा है। अब इधर कोई और रूल करे, जो रूल कर गया यहाँ पर वो तो फिर बादशाह है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं करूँ, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कह रहा है इस मंथ में, तो पहला CMS-03, ठीक है, CMS बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03, जिसको हम और किस नाम से आते हैं, GET-7R, और ऑन इट्स बाहुबली LV-3M5 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, प्लेसिंग द 4400 kg सैटेलाइट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से उससे भेजा, LV-M3 से भेजा सर, किसको भेजा, CMS-03 को या GET-7R को भेजा, ये है क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। CDS में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 4 रॉकेट के नाम लिख देगा, 4 मिशन के नाम लिख देगा, कौन सा मिशन किसने कराया बता दो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इंडियन नेवी की सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए बहुत इन्हांस कर देगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा, अलॉन्ग विद दैट सेल्फ रिलायंट बनाएगा हमें इन फील्ड ऑफ स्पेस। तो इसलिए ये जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, नासा एस्केपेड मिशन, बेसिकली इसका मेन एम जो है वो है मार्स की स्टडी करना, वहाँ जाके ये ब्लू और गोल्ड ये दो वहाँ पर है ना स्टडी करने के लिए क्या गई हैं हमारी डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इट इज़ टू स्टडी हाउ द सोलर विंड स्ट्रिप्ड मार्स ऑफ इट्स वंस थिकर एटमॉस्फेयर। It is launched aboard Blue Origin's New Glenn. The low-cost tandem spacecraft will build a dynamic 3D picture of the red planets, blue और gold, okay, and magnetized environment। अच्छा, इसमें है ना एक और चीज़ बताऊँ, इसमें ये दिया नहीं है, ओके। जो टाइनी पार्टिकल्स हैं मार्स पे क्या है, टाइनी पार्टिकल्स किसके, आयरन के, आयरन पाया जाता है ना किसके, आयरन के, लाइक हेमेटाइट, ठीक है। और एक और था, ये उसकी स्टडी के लिए, उस पर भी रिसर्च करने के लिए ये चीज़ वहाँ पहुँची है। तो ये क्या पूछेगा, एस्केपेड मिशन किसका था, तो USA का है, क्योंकि नासा का है, ठीक है। कहाँ पर गया है, मार्स पे गया है, क्यों गया है, एक तो ये लिखा कि जो उसका मार्स में सोलर विंड का जो स्ट्रिप, जो सोलर विंड जो उसको वो कर जाती है, पास कर जाती है, उसके लेके है, और दूसरा किस चीज़ को लेके है, हमारे आयरन वगैरह ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को लेके ये चीज़ वहाँ पहुँची है। एक 3D इमेज बनाएगी वो और वहाँ से उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है, ठीक बा। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड अंडर वाटर रिसर्च लैब, जो भी मैंने बताया, जैसे कि डीप सी रिसर्च के लिए जो हमारा चाइना है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, वैसे ही इंडिया भी है एक अंडर वाटर रिसर्च लैब बना रहा है इंडियन ओशियन में एट 6000 मीटर्स डेप्थ, 6000 मीटर डेप्थ, टू स्टडी एक्सट्रीम मरीन लाइफ, जो है वहाँ की जियोलॉजी है, एंड डेवलप न्यू टेक मतलब कहीं ना कहीं यार हम तो एडवांस हो ही रहे हैं, धीमे धीमे बनी रहे। इट विल बी वर्ल्ड्स डीपेस्ट ह्यूमन हैबिटेट, अभी तक का वर्ल्ड का डीपेस्ट सबसे गहरा ह्यूमन हैबिटेट, मतलब जहाँ वो रह के रिसर्चेस कर सकेंगे, ऐसा मतलब ऐसा दिखना तो नहीं चाहिए, मगर रहेगा, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, ये तो दिखाने के लिए लगा देता हूँ मैं ऐसी पिक्चर, ठीक है। स्टार्टिंग विथ अ 500 मीटर पायलट मॉड्यूल, पहले 500 मीटर पायलट मॉड्यूल पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं, ताकि है ना हम जान पाएँ कि है ना जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। 500 मीटर पायलट मॉड्यूल से शुरू होगा,
पार्ट ऑफ विजन 2047, ठीक है, टू बूस्ट डीप सी साइंस, क्योंकि साइंस में जो मतलब सॉरी सी में जो है, डीप सी में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अजूबे भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो चेयरमैन वी नारायण। अब देखो एक बात समझो, ये नाम अभी ना ये रिसेंटली बने हैं, ठीक। कन्फर्म्स दैट इंडिया इज टारगेटिंग अ 2028 लॉन्च फॉर चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 जो होगा लॉन्च, उसके लिए क्या है टारगेट कर रहे हैं हम 2028। एंड अटेम्प्ट क्या है कि ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड एम्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। 2035 तक हमारा एम है कि हमारा खुद का क्या हो, एक स्पेस स्टेशन हो। दूसरा क्या है कि हम वहाँ से सैंपल लेके आएंगे मून से, ठीक है। दिस पोजीशन इंडिया टू बिकम अ लीडिंग स्पेस पावर अलॉन्गसाइड यूएस ऐसा कर चुका है, रशिया ऐसा कर चुका है और चाइना ऐसा कर चुका है। हम होंगे चौथा देश जो ऐसा कर चुका होगा, और वो भी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। आप जलवा देखिए, ठीक है। द मिशन विल रिलाई ऑन एडवांस्ड लैंडिंग एसेंट एंड रिटर्न सिस्टम, रिटर्न भी होगा, जाहिर सी बात है। प्लेसिंग इंडिया अमंग लीडिंग नेशंस इन डीप स्पेस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है चलो। चाइनीज रिसर्चर्स हैव मेड अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू बाय आइडेंटिफाइंग टाइनी माइक्रोमीटर साइज्ड क्रिस्टल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड commonly known as hematite and megamite in lunar soil for the फर्स्ट टाइम। पहली बार लूनर सॉइल में, हमारे जो चांद है उसकी सॉइल में क्या मिला है, देखो हेमाटाइट और मैग्माइट यहाँ पर भी आया है। तो हेमाटाइट और मैग्माइट जो है, जो कि आयरन ऑक्साइड के बहुत ही टाइनी साइज्ड माइक्रोमीटर साइज्ड क्रिस्टल्स हैं, वो मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट द फाइंडिंग कम्स फ्रॉम सैंपल्स ब्रॉट बैक बाय चाइना चियांगे 6 मिशन, ठीक है। अब जो भी बोलो, चंगेज़ बोले, जो भी बोले वो यार, मतलब मैं तो यही कर पढ़ सकता हूँ। 6%. This discovery offers new clues about the moon's ancient history, how powerful impacts even shaped its surface. ठीक है, these tiny particles were found in samples from the South Pole Aitken Basin, one of the moon's oldest and largest impact zone. Impact zone माने कि यहाँ पर क्या है, मून अगर आप देखोगे, मून पे आपको गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। वो क्या होते हैं यार, इन पे बहुत सारे ना मीटेरॉइड्स अलग अलग वो गिरते रहते हैं। मीटियोर्स ये क्या करते हैं, हिट करते हैं उससे, और हिट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यार, वहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, विशाल माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की रेंजेस हैं, समझो उस चीज़ को। ओशियन सेट सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा HAL है, और कौन है, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। L&T और HAL हैज़ इंडिजियसली बिल्ट द फर्स्ट PSLV रॉकेट, पहला PSLV रॉकेट हमारा बना है, विच इज सेट टू लॉन्च द ओशियन सेट सैटेलाइट अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026 के शुरुआत में ही इसको लॉन्च करने का प्लान है, ठीक है। और ये होगा क्या कि इससे हमें क्या मिलेगा, जो ओशियन है उसकी जानकारी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं ना हम थोड़ा सा ना और एडवांस हो जाएंगे उस चीज़ को पाने में, उसकी मैपिंग करने में, उसके बारे में समझने में, जो हम सैटेलाइट के माध्यम से समझ सकते हैं। और इवन हमें बूस्ट करेगा अदर मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ों में बूस्ट करेगा। यही सारी चीज़ें हैं। बिरसा 101 है क्या? तो बिरसा 101 जो है एक अगर मैं बात करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। एक थेरेपी है, क्या है, जीन थेरेपी का नाम दिया है, ठीक है। ये क्या है, तो ये सिकल सेल से रिलेटेड जो है जीन थेरेपी है। मैं बताता हूँ क्या है। ये प्राइमरीली अफेक्ट्स कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। सिकल सेल डिसीज़ जो है वो प्राइमरीली किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसको। किसने किया है, CSIS सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स अ मेजर स्टेप इन इंडिया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एड्रेसिंग अ मेजर हेल्थ बर्डन इन ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन में जो मेजर हेल्थ बर्डन है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसी के रिगार्डिंग ये हेल्प कर रहा है। अब टारगेट क्या है इस पॉपुलेशन का, सॉरी टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है, तो एम्स टू बेनिफिट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए टोटली डली है। तो बिरसा मुंडा जी का नाम सुना होगा आपने, ये तो बिरसा 101 जो है उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। एंड सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, वेयर SCD इज़ कॉमन, जहाँ पर सिकल सेल डिसीज जो है कॉमन है, ठीक है। द थेरेपी नेम्ड बिरसा 101 इज डेडिकेटेड टू भगवान बिरसा मुंडा होज 150th एनिवर्सरी
वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन द 15 नवंबर, 15 नवंबर को इनकी एनिवर्सरी जो है 150th एनिवर्सरी। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 150th एनिवर्सरी थी इनकी। ठीक है, दूसरी चीज़ अब जो है सिकल सेल डिसीज से होता क्या है, देखो एनीमिया होता है। ठीक है, सिकल सेल में क्या होता है, जैसे कि हमारे जो ब्लड सेल्स जो आरबीसी होते हैं वो गोल होते हैं, सिकल सेल में ना थोड़े से नैरो और मतलब थोड़े से ना स्टिकी हो जाते हैं, ये सारी चीज़ हो जाती है। तो ये क्या करते हैं ना, जो जो बहुत पतली पतली जो वीन्स होती है ना, उसमें नसें होती हैं, उसमें ना जाते नहीं है तो क्या होता है, पेनफुल हो जाता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, पेनफुल कर देते हैं। ठीक है, इवन डेथ्स हो जाती हैं यार इस चीज़ से, एनीमिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हेरिडिटरी है इन नेचर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं, तो 11 नवंबर जो था वो क्या था, नेशनल एजुकेशन डे था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस डेट इंपॉर्टेंट है इसमें। 12 नवंबर जो है वर्ल्ड निमोनिया डे, इसके में प्रोटेक्ट एवरी ब्रीथ थी, जो इस साल की क्या थी, थीम थी, और ये थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एफकेट और सीरियस परस्पेक्टिव से। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इसकी थीम क्या थी, डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ठीक है, 14 नवंबर हम सब जानते हैं चिल्ड्रंस डे, सेलिब्रेटेड एज बर्थडे, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती, ये सब जानते हैं चीज़ तो। ठीक है, थीम क्या था, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 16 नवंबर क्या है, नेशनल प्रेस डे थी। ठीक है, इसके अलावा 17 नवंबर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। बस यही जो थी इंपॉर्टेंट थी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगा इन इस नवंबर वाले उसमें। ठीक है, आज हम इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पार्ट 3 में पूरा एंड कर देंगे क्योंकि 3 पार्ट में ही लाता हूँ मैं वीडियो। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं तीनों पार्ट, बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बहुत डीप तक है ना उसमें थोड़ा सा रिसर्च करने को बिलीव करता हूँ कि हम जितना अंदर तक जाके आपको है ना जितना बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा पाएँ वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तब तक के लिए एक आध दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यही बताना चाहूँगा कि दिसंबर की जो करंट अफेयर्स है वो आपको 20 तारीख से पहले अवेलेबल हो जाएगी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, फिर उसी के बाद से डेली करंट अफेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।